देश भर में जो भी ये अभियान चलाए जाते हैं, जो भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, वो बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और बहुत सराहनीय कदम भी माने जाते हैं। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के प्रति जागरूकता बेहद ज़रूरी है, तभी इसका डट के सामना किया जा सकता है और प्रिवेंशन भी होगी, साथ ही उससे बचाव होगा ही। खैर, आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं कि कैंसर के प्रति जागरूकता कैसे हम बढ़ाएं। अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की और प्रोस्टेट कैंसर की, तो इनमें किस तरीके की सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, क्या कुछ इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप है प्रोफेसर एंड हेड यूनिट यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एंड रीनल ट्रांसप्लांट, SJH जी। और डॉक्टर अनूप गुप्ता के साथ वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर सारिका गुप्ता का। नमस्कार। आप रोबोटिक गायने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, रोहिणी, दिल्ली से। तो डॉक्टर सारिका, पहले आपसे शुरू करेंगे। इस महीने की 1 तारीख को जब वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया तो उसमें हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी खबर थी कि 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है और इस एज ग्रुप को ये वैक्सीन देना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सर्विक्स कैंसर इंडिया भारत में जो महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। और सभी बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सालों से जो हम चाह रहे थे कि वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड हो जाए, और जो इंडिया जो है 25% सर्विक्स कैंसर का बर्डन पूरे वर्ल्ड का जो 25% सर्विक्स कैंसर इंडिया में होता है, और वो इसी वजह से था कि यहाँ पर प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज़ अच्छी तरह से नहीं हो पाती हैं क्योंकि लो रिसोर्स सेटिंग्स हैं और हम वैक्सीन यूज़ नहीं करते थे। अब 9 से 14 साल की लड़कियों को ही ये लगाना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि एक तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है अगर कम उम्र के लोगों को दी जाए। दूसरा, HPV का जो इन्फेक्शन है वो 15 साल के बाद जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तब होता है। उससे पहले ही वैक्सीन लगाई जाए तो प्रिवेंशन हो सकता है इन्फेक्शन का। जी, जब हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की, तो क्या ये यंग एज में होता है या इसके लिए जब बढ़ती उम्र है उसी में ये देखा जाता है? प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुष होते हैं वो 50 साल के बाद इनमें ये होना शुरू होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 50 साल के बाद वैसे वैसे इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है। यानी कि 70 से 80 साल में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस पाया जाता है। और ये ऐसा माना जाता था कि प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में नहीं होता, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की डिजीज़ है, लेकिन ये एक मिथ था जो कि हमने एक इंडियन कैंसर रजिस्ट्रीज़ का एक पेपर शोध पत्र पब्लिश किया था, जिसमें पाया गया कि भारत में जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें प्रोस्टेट कैंसर नंबर 2 पर पाया जाता है इंडियन मेल्स पे। तो इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है और नॉर्मली 50 साल के बाद ये स्टार्ट होता है। जी, यानी कि देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर दोनों ही चिंता का विषय अभी बने हुए हैं। जी, जहाँ तक प्रोस्टेट कैंसर की बात है तो ये केवल पुरुषों में होने वाला कैंसर है और सर्विकल कैंसर केवल महिलाओं में होने वाला कैंसर है। यदि इस विषय पर आज आप डॉक्टर अनूप, डॉक्टर सारिका से कोई सवाल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का STD कोड रहेगा और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो डॉक्टर सारिका, जैसे आपने HPV वायरस की बात की, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो कोरोना के बाद सबको कोरोना वायरस तो समझ में आया। HPV वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कोविड का जिस तरह से वायरस था वो इसी तरह का है, बट ये वायरस है सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, तो मेल से फीमेल्स में, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ज़्यादातर होता है। और 90% महिलाओं को ये इन्फेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में। और उनमें से भी ज़्यादातर महिलाएं उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेती हैं। जैसे कि हमको सर्दी जुकाम होता है, वैसे ही ये वायरस इन्फेक्शन सभी को हो जाता है और वो क्लियर भी हो जाता है। तो इन्फेक्शन कैंसर का रूप कब लेता है? ये जो कुछ ऐसे ह्यूमन पैपिलोमा की स्ट्रेन्स होते हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि आपको पता है कि डेल्टा वायरस या कुछ ऐसे वायरस थे जो कोविड में भी जो ज़्यादा खतरनाक थे और जो जानलेवा होते थे। उसी तरह से ह्यूमन पैपिलोमा के कुछ स्ट्रेन्स हैं, जैसे 16, 18 और 13 और अलग प्रकार के स्ट्रेन हैं जो हाई रिस्क हैं, जो अगर इन्फेक्शन कर देते हैं तो जो सेल्स के अंदर एब्नॉर्मलिटी शुरू कर देते हैं और वो कैंसर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसमें पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन्फेक्शन होता है तो दोबारा उसमें कैंसर बनने में हमें 10-15 साल का बीच में समय मिलता है। धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, हम उसको बीच में पकड़ सकते हैं। पर अगर ये इन्फेक्शन किसी को हुई है तो ये इन्फेक्शन का पता कैसे चलेगा? क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? क्या कुछ सिम्टम्स हैं?
HPV का इन्फेक्शन होने के ज़्यादातर उस समय कोई सिम्टम नहीं होते, पता नहीं चलता कि उस समय थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा या कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। एसिम्प्टोमेटिक की शुरुआत में इन्फेक्शन रहता है, इसलिए पता नहीं चलता। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके HPV DNA मतलब नीचे से पानी की जांच करानी पड़ती है सर्विक्स की, तो डायग्नोसिस होती है कि इसको इस वाले HPV का इन्फेक्शन हुआ है। यही पैप स्मीयर टेस्ट कहलाता है? 2 तरह के टेस्ट हैं। एक तो HPV का जानना कि HPV है कि नहीं है और कौन सा वाला HPV है, और पैप स्मीयर होता है सेल्स को निकाल के चेक करते हैं क्या सेल्स के अंदर कुछ गड़बड़ी आ रही है, क्या उनके अंदर चेंज होने शुरू हो गए हैं। और आप रेकमेंड करेंगे कि महिलाएं किसी एज ग्रुप में पैप स्मीयर हर साल जांच जरूर कराएं? जी, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि 25 वर्ष के बाद हर 3-3 साल पे उन्हें पैप स्मीयर कराना चाहिए। और अगर सक्षम है तो HPV DNA थोड़ा महंगा टेस्ट है, वो करा सकते हैं। HPV DNA अगर वो कराती हैं तो हर 5-5 साल पे भी करा सकते हैं। जी, लेकिन एक जिज्ञासा जो हमारे मन में आ रही है वो ये कि जब हम बात कर रहे हैं केवल महिलाओं में होने वाले सर्विकल कैंसर की, तो उसकी वैक्सीनेशन है और अब तो सरकार ने घोषणा की है कि 9 से 14 वर्ष की बच्चियों में वैक्सीन को हम इनकरेज करेंगे। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर जैसा आपने कहा काफी प्रेवलेंट है डॉक्टर अनूप, क्या इसकी भी कोई वैक्सीन है? फिलहाल अभी प्रोस्टेट कैंसर कोई वैक्सीन नहीं है। ये जो कैंसर हम प्रोस्टेट की बात करते हैं, इसमें हम 2 तरह की जीन्स की बात कर रहे हैं। एक जीन जो कैंसर को प्रमोट करता है उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन, एक होता है जो जीन कैंसर को प्रिवेंट करता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो आजकल जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर शोध चल रहा है पिछले 6 से 7 सालों में, जिसमें अभी फेज़ 1 ट्रायल चल रहा है। उसमें देखते हैं एनिमल्स के ऊपर हम उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं कि किसी तरह से हम कैंसर को जेनेसिस पर ही रोक दें, जहाँ पर कैंसर सील जब जीन्स डोमिनेंट हो जाती हैं उसी पर रोक दें। बट अभी तक वो शोध कार्य ही चल रहा है। अभी इसमें आने में 5 साल और लग सकते हैं। तो लेकिन अभी इस समय प्रोस्टेट कैंसर की वैक्सीन नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। हेलो। हाँ हेलो, भावना मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, बताइए अपना सवाल पूछिए। मैं आपके डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी के वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें अभी तक कैंसर रिपोर्ट नहीं किया गया है और उसका क्या कारण है, और उसको एक कंट्रोलिंग सिस्टम के रूप में दूसरे पार्ट से कंपेयर करके इसका क्या एडवांटेज या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपन सोसाइटी में। जी डॉक्टर अनूप। देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी में कोई ना कोई कैंसर हो ही सकता है। देखिए, मैं अभी बता रहा था कैंसर होता क्यों है, जो मैं मूल रूप पे जा रहा था कि हर एक बॉडी ऑर्गन में 2 तरह की जीन्स रहेंगी, एक कैंसर को प्रमोट करने की, एक कैंसर को प्रिवेंट करने की। तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो रेजिस्टेंट है इसके लिए। पहली बात तो ये आप समझ लें। और ये होता क्यों है कैंसर, जैसे उन्होंने बोला हम इसको रोक सकते हैं। रोकने का तरीका यही है कि आजकल जो हमारे जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं और इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, दोनों मिला के कैंसर को प्रमोट करते हैं। तो अगर हमें प्रिवेंशन करना है तो जिसमें हम अभी बात कर रहे थे उसमें कई तरह से हमें काम करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और अपनी पर्सनल फैक्टर्स एंड ऑफ कोर्स देन वैक्सीन्स। तो उसी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गन इससे रेजिस्टेंट है, किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। जी, लेकिन सर्विकल कैंसर की वैक्सीन की अगर बात करें, अब जब 9 से 14 साल की गर्ल्स जाएंगी और फिर उससे ऊपर एज ग्रुप भी वैक्सीन ले सकते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें? क्या खाना खा सकते हैं उससे पहले, ना खाएं? और जैसे कोरोना की वैक्सीन तो मसल में लगती थी, ये कैसे लगती है? ये वैक्सीन भी मसल में ही लगती है और इससे खाने का कोई संबंध नहीं है। आप खाना खा के उससे कोई भी संबंध नहीं है, खाना खाएं ना भी खाया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वैक्सीन लगाएंगे यहीं पे डेल्टॉइड पे ही लगेगी। कितनी डोज लगती है? 9 से 14 साल के अंदर तो आपको एक ही डोज लगानी है और उसके बाद में आप 2 डोज 6 महीने के अंतराल पे लगानी है। जी, फीमेल्स की अगर बात करें तो जब उनका मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है तो क्या उस टाइम की पुअर हाइजीन उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है? ये देखिए, ये तो है कि सर्विक्स कैंसर के अंदर पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और अगर आप क्लीनलीनेस नहीं रखते हैं तो उन महिलाओं को ज़्यादा होता है। बट पीरियड्स के दौरान स्पेसिफिकली नहीं, बट अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपनी नहीं रख रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, वो कभी उस पर ध्यान नहीं है और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा होता है। जो लोग को HIV है उन लोगों के अंदर सर्विक्स कैंसर का जो रिस्क है बहुत ज़्यादा होता है। ओके। और प्रोस्टेट कैंसर में डॉक्टर साहब कोई लाइफस्टाइल से संबंधित हैबिट्स ताकि प्रोस्टेट कैंसर ना हो, और अगर वो बिनाइन है क्या तब भी कुछ हमें एहतियात बरतनी है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हम बात करते हैं, एक तो जेनेटिक हमने बताया, जो जेनेटिक पे हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी जीन्स को मॉड्यूलेट करते हैं। उसमें है हमारा अल्कोहल एंड स्मोकिंग।
ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर कैंसर को इन्फ्लुएंस करती हैं। प्रोस्टेट कैंसर में देखा गया है कि जो लोग ड्रिंक स्मोक करते हैं उनमें कैंसर ज़्यादा हाई स्टेज में होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो एक तो हमारे हाथ में है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जो पेशेंट जिनका BMI ज़्यादा, जो ओबीज हैं, उन पेशेंट्स में देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा अगेन एग्रेसिव होता है और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो अगेन हम अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और प्रिजर्व मीट खाते हैं, उसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर और दूसरे कैंसर्स को भी प्रमोट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट ओनली प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर बट अदर कैंसर्स आल्सो। कैंसर के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट कराते वक्त जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर कई सवाल होते हैं, तो उस समय आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो पेशेंट है अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहता है तो क्या क्या क्लैरिफाई करे अपने डॉक्टर से जो बेहद ज़रूरी है? ट्रीटमेंट के बारे में वो ये पूछें कि क्या मेरा ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो बेस्ट ऑप्शन क्यों है, और अगर उनको सर्जरी की हिदायत दी जा रही है तो उसके अंदर आगे जाके क्या रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उनको कैसे केयर करनी पड़ेगी, कितने दिनों के लिए उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, घर पर किस तरह की केयर की जाएगी, उनको क्या प्रिपरेशन करनी है, अगर रेडिएशन मिलने वाली है तो उसी के जो कि कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फैक्टर्स, और ये भी पूछा जा सकता है कि मैं इस ट्रीटमेंट के बाद में पूरा आगे की लाइफ में मुझे किस तरह से फॉलो अप करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। जी, डॉक्टर साहब दिल्ली से दिनेश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, सवाल पूछिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सवाल पूछिए प्लीज। मेरा नाम दिनेश ग्रोवर है। आई एम 80 years old. My question is about prostate issue, not prostate cancer. प्रोस्टेट इशू के बारे जी में पूछिए। I am diagnosed with prostate issue, but they have prescribed certain medicine. I am not taking because I am frightened. Taking too many medicines may not be okay. I am already a heart patient. So, do you think will it further harm me, or it can be rectified still, and I can carry on with the medicine? डॉक्टर साहब देखिए, जो ये बात कर रहे हैं प्रोस्टेट इशू, इसको हम नॉर्मली अगर कैंसर नहीं है तो बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की बात करते हैं, या बिनाइंग प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, जिसमें प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है साइज़ में तो वो कुछ सिम्टम्स क्रिएट करता है, इसको LUTS बोलते हैं, लोअर यूनिट ट्रैक्ट सिम्टम्स। तो इसमें एक डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं टेस्ट करके इसको पहले डॉक्यूमेंट करते हैं और फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर किसी ऑथेंटिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो डेफिनेटली उसने सब टेस्ट किए होंगे, जिसमें अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लो, यूरिन और ब्लड टेस्ट करते हैं, और वो नॉर्मली मेडिसिन हम 2 से 3 साल देते हैं। दे आर वेरी सेफ मेडिसिन, एंड इसके बाद पेशेंट को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है। 100 में से 95% लोगों को मेडिसिन से आराम मिल जाता है। 5% ऐसे लोग होते हैं जिनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, और उन्हीं सभी पेशेंट्स में भी हम PSA स्क्रीनिंग करते हैं ताकि प्रोस्टेट कैंसर ना हो। जैसे उन्होंने बोला इनका कैंसर नहीं, इसका मतलब इनका स्क्रीनिंग हो चुका होगा। तो मेरी इनको ये हिदायत है कि अगर एक आपको यूरोलॉजिस्ट ने देख के प्रिस्क्राइब किया है तो डेफिनेटली आप दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि इससे आपको आराम मिलेगा, और ये सेफ दवाइयाँ हैं। आप चाहे हार्ट पेशेंट हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दवाइयाँ ले सकते हैं। जी, आज DD मॉर्निंग शो में बात कर रहे हैं डॉक्टर अनूप से, जो कि यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सारिका जो कि गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ रोबोटिक सर्जन्स हैं। तो सर्विकल कैंसर की अगर बात करें, क्या रोबोटिक सर्जरी एक वरदान की तरह है? हाँ जी, रोबोटिक सर्जरी वरदान की तरह इसलिए है क्योंकि जो पहले हम बहुत बड़े बड़े इंसिजन दे के सर्जरी करते थे, अब 3-4 छोटे छोटे छेद के द्वारा ही सर्जरी हो जाती है। और डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ जो हैं, जो हम लैप्रोस्कोपी से नहीं कर सकते, वो रोबोटिकली कर सकते हैं। पेशेंट अगले दिन घर जा सकता है और बहुत जल्दी रिकवरी हो सकती है, अपने काम पे जल्दी जा सकता है, दर्द कम होता है उसको, वो सब कुछ पेशेंट को फ़ायदा होता है। सेम फॉर प्रोस्टेट कैंसर डॉक्टर साहब? हाँ जी, रोबोट से, क्योंकि ये प्रोस्टेट के लिए ही रोबोटिक का इजाद हुआ था, प्रोस्टेट कैंसर के लिए 2002 की बात है। और इसमें जो सर्जरी होती है बहुत सूक्ष्म तरीके से 10 टाइम मैग्नीफिकेशन 3D विजन से करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो बोन पेल्विस के अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है जो ऑर्गन है। नॉर्मल सर्जरी हम ओपन से करते हैं तो लैप्रोस्कोप से बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो इससे हम रोबोट से करते हैं। पेशेंट को पहले 2 दिन में हम घर भेज देते हैं, ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है, और 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैंसर कंट्रोल, ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स इससे बेटर माने जाते हैं, और सेक्सुअल प्रिजर्वेशन और कॉन्टिनेंस, जिसकी वजह से लोग डरते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट कराने से, वो बेटर रहता है। जी, तो पर क्या सर्जरी के बाद की लाइफ क्या बिल्कुल वो नॉर्मल हो सकती है जैसे कैंसर से पहले थी? हो सकती है,
सर्जरी करने के बाद भी लाइफ आपकी वैसे के वैसे हो सकती है, उसके लिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। और मेरे को कई लोगों की उससे बेटर भी हो जाती है। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पहले लोग अपनी ध्यान नहीं रखते हेल्थ का, और जब कुछ भी बीमारी होती है, ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद में ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी मेंटल हेल्थ सब चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं, उससे बेटर भी हो सकती है। बट कई बार कुछ चीज़ों में फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारे निकाले, कुछ अगर ऑर्गन निकाला गया है तो उसके फंक्शन हट जाएंगे, बट अगर आप पॉजिटिवली लें तो उसको भी आप कवर कर सकते हो। जी चलते चलते कॉलर है मध्य प्रदेश से शैलेंद्र श्रीवास्तव। हेलो जी सर। सवाल पूछिए। जी हेलो जी क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, ये मैं कह रहा था कि जैसे जो ईचिंग होती है, कि ये इसका कैंसर का कोई लक्षण है क्या मैडम सर? ये जी डॉक्टर साहब एक बार लक्षण थोड़ा और बताइए प्रोस्टेट कैंसर के। जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं इनिशियल फेज में, जो बिनाइन प्रोस्टेट, जिसको प्रोस्टेट इश्यू एक कॉलर बता रहे थे, वैसे ही होते हैं। यानी कि आपका रात में पेशाब बार बार जाना, पेशाब जब करने जाते हैं तो थोड़ा रुकावट लगता है, शुरू में नहीं आता, हिस्टेंसी बोलते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ता है। यूरिन का फ्लो आपका पुअर हो जाता है, यूरिन करने के बाद बूंद की तरह ड्रिबलिंग होना शुरू हो जाता है, ऐसा फीलिंग होना कि यूरिन पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, और कई बार पेशाब बहुत जोर की आता है, अर्जेंसी, और निकल भी जाता है। तो ये सिम्टम तो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के इक्वलेंट होते हैं। जो प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स जो लेट स्टेज में आते हैं वो काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, यानी पेशाब में खून आना, या पेशाब में आपको लेट स्टेज में दोनों किडनीज पे प्रेशर पड़ता है, इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, बोन पेन हो जाता है, कैंसर बोन में चला जाता है। तो ये लेट सिम्टम्स है। तो इसलिए प्रॉब्लम वही है कि प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स जो हैं इनिशियली स्टेज में कॉमन बिनाइन प्रोस्टेट से ही सिमुलेट करते हैं। तो इसलिए सिम्टम्स पे वेट ना करें, जो हम बात करते हैं स्मार्ट स्क्रीनिंग, उस पर जाना चाहिए, और हमें प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि 4 फरवरी कैंसर डे था और आज की हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे, तो एक अच्छी आशा की किरण है। सेल थेरेपी गिव्स होप्स टू कैंसर पेशेंट्स, कि जिनको 15 साल हो गए कैंसर के साथ और कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्या ये एक नई टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल, देखिए एक अच्छी एक ब्रेक थ्रू हुआ है हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी में। जो लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट कैंसर्स हैं, ब्लड कैंसर्स जो कि काफ़ी पेशेंट्स में पाए जाते हैं, उसमें जब कीमोथेरेपी रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब सेल थेरेपी से हम क्या करेंगे, जो बेसिक जहाँ पर ये कैंसर काम कर रहा था जीन्स जेनेटिक लेवल पर, हम उस सेल्स को रिप्लेस कर देंगे। यानी जो सेल्स पे ऑन्कोजीन्स जो है हावी हो गई थी और वो अनकोऑर्डिनेटेड वे में प्रोलिफरेट करके कैंसर बना रही थी, हम उन सेल्स को रिप्लेस कर देंगे और एक नया सेल डाल देंगे जिसपे अभी तक वो जीन्स हावी नहीं हुआ है, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे किडनी रिप्लेस कर देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में, ऐसे ही हम सेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये ऐसा अभी हाल में ल्यूकीमिया लिम्फोमा में हुआ है। हम आशा करते हैं आज जैसे हम कह रहे हैं वैक्सीन आएंगी कैंसर्स की, वो आने वाले समय में प्रोस्टेट और किडनी कैंसर में भी आ सकती है। जी बिल्कुल, मेडिकल साइंस निरंतर तरक्की कर रही है, तो कैंसर शब्द सुनते ही घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा दोनों डॉक्टर सारिका, डॉक्टर अनूप ने कहा कि जीवन शैली आप अपनी अच्छी रखें ताकि फर्स्ट प्लेस पे कैंसर हो ही ना। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।